नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। आज मैं आपको शर्लॉक होम्स की एक कहानी द एडवेंचर ऑफ द क्रुकेड मैन सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सर आर्थर कॉनन डॉयल ने 1893 में लिखी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो करीब आधी रात का वक्त रहा होगा जब डॉक्टर वॉटसन के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त भला कौन हो सकता है? ये सोचते हुए डॉक्टर वॉटसन ने दरवाजा खोला। जो शख्स दरवाजे पर खड़ा था उसे देखकर डॉक्टर वॉटसन के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। डॉक्टर वॉटसन के सामने शर्लॉक होम्स खड़ा था। वॉटसन को देखकर शर्लॉक ने कहा, रात आधी बीत चुकी है, पर मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया होगा। डॉक्टर वॉटसन ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, अगर इस आधी रात को तुम मेरे दरवाजे पर खड़े हो तो जरूर कोई गंभीर बात होगी। अंदर आ जाओ। शर्लॉक और वॉटसन दोनों सोफे पर बैठ गए। अब शर्लॉक ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात कहनी शुरू की। देखो वॉटसन, ये केस बड़ा ही उलझा हुआ है। मामला एक खून का है, लेकिन खून कैसे हुआ, किसने किया, ये अभी तक समझ नहीं आया है। अब वॉटसन, तुम्हारे पास समय तो है ना? कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं दोस्त, तुम अपनी बात जारी रखो। शर्लॉक ने फिर से अपनी बात कहनी चालू की। वॉटसन, ये मामला अल्डरशॉट में हुई कर्नल बार्कले की रहस्यमयी मौत का है। वो ब्रिटिश आर्मी रॉयल मॉन्स्टर की रेजिमेंट में कर्नल था। फिलहाल एल्डर स्ट्रीट में उसका कैंप लगा हुआ था। वो खुद एक कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से वहां से कुछ दूर अपने बंगले में रहता था। उसकी काबिलियत की तारीफ करनी होगी, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्दी ही तरक्की करते हुए वो एक साधारण सैनिक से कर्नल की पद पर जा पहुंचा था। उसकी शादी एक सर्जन की बेटी से हुई थी, जिसका नाम है नैन्सी। वैसे तो शादी के बाद उन दोनों के रिश्तों में कोई समस्या दिखाई नहीं देती थी, पर उनको जानने वालों में से कुछ लोग दबी जबान में ये कहते थे कि उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं है। वो दोनों पति पत्नी कहीं भी एक दूसरे के साथ आते जाते नहीं थे। ये समस्या शायद कर्नल बार्कले की तरफ से नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी की तरफ से थी। कर्नल तो अपनी पत्नी को वैसे ही चाहता था जैसे दूसरे पति अपनी पत्नियों को चाहते हैं, लेकिन नैन्सी को अगर कहीं बाहर आना जाना होता था तो वो अकेले ही आती जाती थी। वॉटसन ने शर्लॉक से पूछा, ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सब मुझे कर्नल बार्कले के ड्राइवर और उसकी 2 नौकरानियों से पता चला, जो उनके साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। नैन्सी अक्सर चर्च की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए वहां जाती थी, मगर वहां भी वो अपने पति के साथ नहीं जाती थी। वहां वो अपनी एक पड़ोसन सहेली को अपने साथ लेकर जाती थी, जिसका नाम है मॉरिसन। चर्च की ऐसी मीटिंग्स रात को 8 बजे शुरू होकर करीब 1 घंटा चलती थी। ये सिलसिला कई महीनों से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते ही अचानक वो मनहूस घटना घट गई। चर्च छूटने के बाद नैन्सी सीधे अपने घर गई। जब वो अपने घर पहुंची तब करीब रात के 9:30 बज रहे थे। नैन्सी बहुत परेशान लग रही थी। उसने अपनी नौकरानी से 1 कप चाय लाने को कहा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चर्च से लौटने के बाद नैन्सी ने ऐसी कोई फरमाइश की हो। यह बात सुनकर नैन्सी की नौकरानी को भी बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो नैन्सी के लिए 1 कप चाय लेकर आई। उसी वक्त कर्नल बार्कले भी वहां पहुंच गया और उसने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और उन दोनों में कुछ बातें होने लगी। इन बातों में उस नौकरानी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी थे और वो कुछ भी बात कर सकते थे। लेकिन उस नौकरानी का ध्यान उन दोनों की बातों पर तब गया जब उसने सुना कि उन दोनों की बातचीत तेज बहस में बदल गई, और कुछ देर बाद उन दोनों की वो बहस चीखम चिली में बदल गई। तब उस नौकरानी को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वो अंदर से बंद था। उसने दूसरी नौकरानी और ड्राइवर को बताया। तीनों वहां पहुंचे और तीनों ने ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा फिर भी नहीं खुला।
अंदर पति पत्नी में कोई बहस छिड़ी हुई थी। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दरवाजे के बाहर से जो कुछ भी उन्होंने सुना, वो शब्द कुछ इस प्रकार थे। नैन्सी कर्नल के ऊपर चिल्ला रही थी। तुम स्वार्थी इंसान हो, तुम्हारे पास दिल नहीं है। तुम्हें किसी के जज्बातों की कोई कदर नहीं। जब से मैंने तुमसे शादी की है, मेरी जिंदगी नरक हो गई है। मुझे मेरी जिंदगी लौटा दो प्लीज। और इसके बाद बाहर खड़े उन तीनों लोगों ने कर्नल की एक तेज चीख सुनी। अंदर क्या हुआ क्या नहीं ये बाहर से कह पाना मुश्किल था, लेकिन उस चीख के साथ ही अंदर से एक भारी सी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। गिरने वाली वो चीज क्या थी ये तो कह पाना मुश्किल था, लेकिन उस आवाज के बाद अंदर एकदम शांति छा गई। बाहर से खड़े तीनों नौकरों को अंदर कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो चुका था, मगर वो कर भी क्या सकते थे। दरवाजा अंदर से बंद था। तभी ड्राइवर को याद आया कि कमरे की खिड़की से अंदर जाया जा सकता है। ड्राइवर भागता हुआ कमरे की खिड़की के पास गया और उस खिड़की से वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मगर अंदर घुसते ही जो दृश्य उसने देखा, वो दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर सिहर उठा, मानो जैसे उसकी 7 पुश्तें कांप गई हो, क्योंकि उस ड्राइवर के सामने उसके मालिक कर्नल बार्कले की लाश पड़ी हुई थी। उसके मालिक के सिर पर एक गहरा घाव था, जिसमें से खून निकलकर तालाब सा बन चुका था। दिलचस्प बात यह थी कि नैन्सी भी वही पास में बेहोश पड़ी हुई थी। उस कमरे के दरवाजे के बाहर दोनों नौकरानियां खड़ी दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रही थी। ड्राइवर ने उस दरवाजे को अंदर से खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका ऑटोमेटिक लॉक बंद था। ड्राइवर ने दरवाजे की चाबी को ढूंढने की कोशिश की ताकि वो उस ताले को खोल सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वो चाबी नहीं मिली। ड्राइवर मुंह में बड़बड़ाया, कमाल है, दोनों में से किसी एक ने तो दरवाजे को अंदर से बंद किया होगा। फिर दरवाजे को चाबी कहां से लगी? ड्राइवर पहले ही बहुत घबराया हुआ था। वो तुरंत वापस उस खिड़की से बाहर निकला और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और आने के बाद कारपेंटर को बुलाया गया। कारपेंटर ने उस दरवाजे के बोल्ट्स को अलग किया और उस दरवाजे को खोल दिया। पुलिस भी अंदर का दृश्य देखकर चकरा गई कि आखिर कर्नल बार्कले की मौत हुई कैसे। वो मामला आर्मी के अफसर की मौत का था, इसलिए आर्मी के हेडक्वार्टर में भी मौत की सूचना भेज दी गई। मेजर मर्फी ने इस पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए मेरे नाम की सिफारिश की, और इस तरह ये केस मेरे हाथ में आया। मैंने इस केस की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की। मैंने पाया कि कर्नल मरने से पहले भयभीत था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी, लेकिन एक फौजी आदमी इस तरह किससे डरने लगा? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो कोई कातिल भी हो सकता है जिसे उसने अपने बहुत पास देख लिया हो, या इस हालत में देख लिया हो कि उस वक्त वो उसका मुकाबला करने की हालत में ना रहा हो। हो सकता है कि उसे लगा हो कि उसकी मौत अब एकदम उसके सिर के ऊपर है। शायद इसी ख्याल से वो इतना डर गया होगा। दोनों नौकरों से और ड्राइवर से बात करने के बाद मैंने भी उस कमरे में चाबी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चाबी मुझे नहीं मिली। अजीब बात थी, वो कमरा अंदर से बंद था और इस तरह चाबी का गुम हो जाना संदिग्ध और आश्चर्यजनक था। उसके बाद मैंने नैन्सी की पड़ोसन दोस्त मॉरिसन से भी बात की, लेकिन कत्ल से जुड़ी कोई भी जानकारी मुझे वहां से नहीं मिली। नैन्सी पुलिस के शक के दायरे में थी, मगर पुलिस इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी कि अगर नैन्सी ने ही अपने पति बार्कले को मारा है तो वो खुद बेहोश कैसे हो गई। तब मैंने अपना सारा ध्यान कर्नल की दोनों नौकरानियों पर और उसके ड्राइवर पर लगाया। तब कर्नल की दोनों नौकरानियों में से एक नौकरानी ने अपने दिमाग में जोर डालकर मुझे ये बताया कि जब उन दोनों पति पत्नी में बहस हो रही थी, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तब उन्होंने दरवाजे के बाहर से नैन्सी के मुंह से एक नाम सुना था, और वो नाम था डेविड। तब डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स को टोकते हुए बोला, डेविड कर्नल बार्कले का पहला नाम भी तो हो सकता है, जैसे कर्नल डेविड बार्कले। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्नल का पूरा नाम है जेम्स बार्कले। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद नैन्सी को हॉस्पिटल भेज दिया गया और कर्नल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर वॉटसन कुछ पल सोचते हुए बोला,
देखो शर्लॉक, इस केस में कोई खास दम नहीं है। साफ तौर पे पता चल रहा है कि नैन्सी सबको बेवकूफ बना रही है। कमरे में सिर्फ वो और कर्नल थे। उसने किसी भारी चीज से कर्नल के सिर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी, और फिर हत्या के आरोप से बचने के लिए बेहोशी का नाटक करके वहीं गिर गई। और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसी ने कमरे की चाबी भी छुपाई होगी। शर्लॉक ने डॉक्टर वॉटसन को टोकते हुए कहा। नहीं वॉटसन, अगर चाबी कमरे में कहीं पर होती तो मेरे ढूंढने पर मुझे जरूर मिलती। मैंने उस कमरे का हर एक कोना अच्छे से छाना था, मगर वो चाबी मुझे नहीं मिली। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है कि बाद में वो चाबी कमरे में ही कहीं मिले। कई बार चीजें हमारे सामने ही होती है, मगर हम उन तक नहीं पहुंच पाते। देखो वॉटसन, नैन्सी पर शक नहीं करने की मेरे पास एक और वजह है, और वो वजह है खिड़की के बाहर जमीन में किसी इंसान के फुटप्रिंट्स। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वहां कोई तीसरा इंसान भी था? हाँ बिल्कुल, जिस कमरे में कत्ल हुआ उस कमरे की दीवारों को मैंने ध्यान से देखा। उसकी दीवारें किसी म्यूजियम की दीवारों की तरह बनाई गई थी। शायद कर्नल को एंटीक चीजें जमा करने का शौक था, जैसे तलवारें, पुराने चाकू, बर्छी, भाले और गदा वगैरह। मेरी थियरी के हिसाब से उस कमरे के बाहर खिड़की के पास कोई ना कोई तो खड़ा था, जो वहां खड़ा रहकर उन दोनों की बहस को सुन रहा था। जरूर वही आदमी खिड़की के रास्ते अंदर घुसा होगा। उसी ने मौका देखकर कर्नल के उन्हीं एंटीक जमा किए हुए हथियारों में से किसी एक हथियार को लेकर उस पर वार किया होगा, जिससे कर्नल की तत्काल ही मौत हो गई। और इस भयानक दृश्य को देखकर नैन्सी अपने होश खो बैठी होगी और तुरंत ही बेहोश होकर वहीं पास में ही गिर गई होगी। उसके बाद हत्यारे ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की होगी। वो दरवाजे के पास भी गया होगा। दरवाजे की चाबी उस वक्त दरवाजे के अंदर से दरवाजे में ही लगी होगी। हत्यारे ने चाबी को घुमाकर ताला खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर खड़े नौकरों की आवाज सुनकर वो हत्यारा घबरा गया होगा। हालांकि दरवाजा अंदर से बंद था, पर उस हत्यारे को लगा होगा कि कहीं बाहर खड़े वो लोग उस दरवाजे को दूसरी चाबी से ना खोल दे, और इसी डर से उसने दरवाजे में से चाबी को निकाल लिया होगा और उस कमरे की खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया होगा। साथ ही चाबी को भी वो अपने साथ ही ले गया होगा। डॉक्टर वॉटसन ने कहा। तुम्हारी कहानी तो रोचक लग रही है शर्लॉक। वॉटसन, अब इस रोचक कहानी में एक और किरदार बाकी है। अच्छा, तो वो रोचक किरदार कौन है? ये रोचक किरदार एक छोटा सा चूहे जैसा नुकीले पंजों वाला जानवर होना चाहिए। ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या वो चूहे जैसा जानवर भी अपने पैरों के निशान छोड़कर गया था? डॉक्टर वॉटसन ने मजाक में पूछा। ये मजाक की बात नहीं है वॉटसन। जानवर भी अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं। ये देखो। इतना कहते हुए शर्लॉक होम्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज बाहर निकाला और उसे खोलकर वॉटसन को दिखाया। उस कागज में छोटे छोटे पंजों के निशान बने हुए थे। वॉटसन ने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहा, लेकिन इसमें अजीब क्या है शर्लॉक? ऐसे छोटे छोटे जानवर तो गार्डन में बहुत घूमते होंगे। हाँ, ऐसे जानवर तो गार्डन में बहुत घूमते हैं, मगर किसी कमरे की दीवार की खिड़की में लटके हुए पर्दों में ऐसे जानवरों के पंजों के निशान मिलना थोड़ा आश्चर्यजनक होता है। वॉटसन हैरानी से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? ये छोटे छोटे पंजों के निशान उसी कमरे की खिड़की में लटके पर्दों में से मिले हैं, जिस कमरे में कर्नल का कत्ल हुआ था। इन पंजों के निशान वहां से मिलना कोई संयोग नहीं है वॉटसन। बंद खिड़की से ऐसे जानवर कभी अंदर नहीं आ सकते। इससे साफ यही जाहिर होता है कि ये छोटा जानवर उसी हत्यारे के साथ उस खिड़की से अंदर आया था, या फिर यूं कहें कि ये जानवर उसी हत्यारे के साथ था। अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि चर्च से वापस आते समय नैन्सी अचानक इतना परेशान की हो गई थी। आखिर चर्च से वापस लौटते समय उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आखिर तुम्हें अभी तक उसकी पड़ोसन दोस्त मॉरिसन से कोई जरूरी जानकारी क्यों नहीं मिली।
जबकि वो तो उसके साथ हर संडे चर्च आया जाया करते थे। यही सोचकर तो मैं मॉरिसन से एक बार फिर मिला और मैंने उसे स्थिति की गंभीरता समझाई। मैंने उसको समझाया कि उसकी चुप्पी नैन्सी को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि अब तक कानून उसे ही कातिल समझ रहा है। तब मॉरिसन ने मुझे कुछ नई बातें बताई। मॉरिसन बोली, चर्च से लौटते समय हम लोग अक्सर हडसन स्ट्रीट से गुजरते थे, जो अक्सर सुनसान रहती है। हत्या वाली रात भी हम उसी सड़क से आ रहे थे। तभी अचानक ना जाने कहाँ से नैन्सी के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो अधेड़ उम्र का था। उसने पुराने से मेले कुचेले चमकीले कपड़े पहने हुए थे, जैसे गलियों में नुक्कड़ों में हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर पहनते हैं। बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे उसने। नैन्सी को देखकर उसके मुंह से हैरानी के साथ निकला, नैन्सी, ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अचानक से उस आदमी को सामने देखकर नैन्सी उसे नहीं पहचान पाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे पहचान गई और उस आदमी को देखकर वो खुश होकर बोली, ओह हेनरी, इज इट यू? व्हाट अ सरप्राइज! पर तुम तो 30 साल पहले मर चुके थे। जल्दी ही नैन्सी को मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ तो वो हेनरी का हाथ पकड़कर उसको एक तरफ लेकर चली गई, जहां से मैं उनकी बातों को नहीं सुन सकती थी। वो दोनों वहां पर खड़े ना जाने क्या बात कर रहे थे। पर जब नैन्सी उससे अलग हुई तो वो आदमी नैन्सी से बहुत गुस्सा नजर आया। उसने मेरी तरफ आती हुई नैन्सी को चेतावनी भरे अंदाज में गुस्से से मुक्का दिखाया। इससे ज्यादा मॉरिसन ने मुझे कुछ नहीं बताया वॉटसन, क्योंकि नैन्सी ने मॉरिसन को उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। वॉटसन ने कहा, तो फिर मॉरिसन ने तुमसे ये सारी बातें पहले क्यों छुपाई? क्योंकि नैन्सी ने ही मॉरिसन से कहा था कि वो किसी को भी उस बारे में ना बताए। तो फिर क्या ये वही आदमी हो सकता है जो कर्नल की खिड़की के बाहर खड़ा था और मौका देखकर उसी ने कर्नल की हत्या की? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता वॉटसन, क्योंकि मेरे पास पक्के सबूत नहीं है। अगर वो गलियों में फुटपाथों में हाथ की सफाई दिखाने वाला कोई जादूगर है तो वो खोजने से जरूर मिल जाएगा। उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश तो तुमने जरूर की होगी। हाँ, बिल्कुल की थी, और मुझे पता चला कि वो हडसन स्ट्रीट में एक किराए के मकान में रहता है। मैंने उसकी मकान मालकिन से उसके बारे में पता किया तो उसने मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बताया। उसकी मालकिन ने बताया कि वो उसके मकान में पिछले 1 हफ्ते से रह रहा है। वो रात को गलियों में तमाशे दिखाकर पैसा कमाता है और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। तब मैंने उसकी मालकिन से एक छोटे चूहे जैसे दिखने वाले जानवर के बारे में पूछा। तब उस औरत ने बताया कि उसके पास एक ऐसा जानवर भी है जो हर समय उसके साथ ही रहता है। वो उसका इस्तेमाल करके भी खेल दिखाता है। जिस वक्त मैं वहां गया, उस वक्त वो जादूगर वहां नहीं था। लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए कल सुबह हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। क्या तुम मेरे साथ वहां चलने को तैयार हो वॉटसन? कमाल है शर्लॉक, ये केस तो तुम लगभग हल कर ही चुके हो, फिर तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत? जरूरत है वॉटसन। कल जब मैं उससे पूछताछ कर रहा होगा तब उसकी बातों की सच्चाई के लिए एक आदमी का होना, या यूं कह लो कि किसी गवाह का होना बेहद जरूरी है। तो कल तुम मेरे गवाह रहोगे। तो ठीक है, कल सुबह वहां चलते हैं। अगले दिन शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों एक ट्रेन से एल्डर स्ट्रीट गए और वहां से सीधा हडसन स्ट्रीट पहुंचे। जादूगर उस वक्त अपने घर पर ही था। शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों तूफानी झोंके के समान उसके घर के अंदर घुसे। उन दोनों को अचानक से इस तरह अपने घर के अंदर घुसता देख वो जादूगर चौंक पड़ा। कौन हो तुम दोनों? और इस तरह मेरे घर में घुसने का क्या मतलब है? शर्लॉक ने आते ही उसके घर की छानबीन शुरू कर दी। उसकी बाज की जैसी नजर पूरे कमरे का मुआयना करते हुए चारों तरफ घूम रही थी। शर्लॉक ने बड़े ही अदब से उस जादूगर से कहा, परेशान मत हो ये मिस्टर हेनरी। मुझे डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स कहते हैं और ये मेरे सहयोगी डॉक्टर वॉटसन है। हम दोनों तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं, तो मैं तुम दोनों से बात क्यों करूं?
हमें नहीं जानते तो कर्नल बार्कले और मिस नैन्सी को तो जरूर जानते होंगे। ये सुनते ही उस जादूगर के चेहरे पर कई रंग आए और आकर चले गए। वो उखड़े स्वर में बोला, कर्नल बार्कले के कत्ल से मेरा क्या लेना देना? हाँ, लेकिन हमने तो तुम्हें नहीं बताया कि उनका कत्ल हो चुका है। वो बाजीगर बौखला गया और बोला, अब मैंने अखबार में पढ़ा था। देखो हेनरी, तुम वो आखिरी इंसान हो जिसने कर्नल बार्कले को जिंदा देखा था। तुम इस शहर में आए और तुम्हारे आते ही वो इस दुनिया से चला गया। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इतना कहकर उस जादूगर ने वॉटसन की तरफ पीठ घुमा ली। तो ये बात तो तुम मुझसे नजरें मिलाकर भी कह सकते थे। शर्लॉक होम्स ने बड़े ही आराम से कहा। चले जाओ, यहां से निकल जाओ। वो जादूगर गुस्से से बोला। तब शर्लॉक होम्स ने कहा, हाँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखो, इस कत्ल का इल्जाम नैन्सी के ऊपर लगा हुआ है तो सजा भी उसी को होगी। सिर्फ तुम हो जो ये जानते हो कि कत्ल नैन्सी ने नहीं किया है। हाँ, मैं जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो। इतना कहते ही जादूगर अचानक से चुप हो गया। शर्लॉक ने कहा, हाँ, ये कह लो कि वो तो एक चींटी तक नहीं मार सकती। वो आदमी बहुत चक्का सा खड़ा शर्लॉक का मुंह ताक रहा था। शर्लॉक ने आगे कहा, और ये भी बता दो ना कि तुम उसे बरसों पहले से जानते हो। नहीं, ये सब बकवास है। वो आदमी अभी भी हिचकिचा रहा था। शर्लॉक ने कहा, तो फिर कर्नल के कमरे की चाबी, जहां उसका कत्ल हुआ था, वो चाबी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये चाबी यहां आई कैसे? शर्लॉक ने टेबल पर पड़ी एक चाबी को उठाया और उस आदमी को दिखाते हुए बोला, ये उसी कमरे की चाबी है ना? बोलो। अब उस आदमी की घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो पसीना पसीना हो चुका था। शर्लॉक ने आगे कहा, तो हेनरी, क्या ये चाबी को तुम ही नहीं उठाकर लाए थे? वो आदमी बोला। हाँ। शर्लॉक ने कहा, तो फिर अब साफ साफ बताओ कि उस रात असल में वहां हुआ क्या था? अब उस आदमी ने अपने हथियार डालते हुए कहा, ये बहुत लंबी दास्तां है, जिसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले हुई थी। मैं और बार्कले दोनों फौज में थे। बार्कले फौज में सर्जन था। नैन्सी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुझे जादू के खेल दिखाने का शौक था। ये जादू बस हाथ की सफाई मात्र ही था। नैन्सी मेरे खेल को देखकर बहुत खुश होती थी और मैं उसे पसंद करता था। नैन्सी भी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मगर उसके पिता, वो कुछ और ही चाहते थे। अपनी बेटी के लिए उन्होंने कुछ और ही सोच के रखा था। उन्होंने बार्कले को अपना दामाद चुन रखा था। बार्कले मेरे और नैन्सी के बारे में सब कुछ जानता था, मगर वो इस बात को पसंद नहीं करता था कि नैन्सी मुझे चाहती है, क्योंकि वो खुद भी नैन्सी को पसंद करता था। बार्कले नैन्सी से शादी करना चाहता था, इसीलिए बार्कले मुझसे बहुत चिढ़ता था। ये उन दिनों की बात है जब हमारी रेजिमेंट भारत के दौरे पर थी। मुझे अपनी रेजिमेंट को लेकर एक जगह पहुंचना था, लेकिन मुझे पता चला कि उस रास्ते में क्रांतिकारियों के एक दल से हमारी मुठभेड़ हो सकती थी। मैं उन क्रांतिकारियों से उलझना नहीं चाहता था। मैंने अपने चीफ को इस बात की सूचना देनी चाहिए, लेकिन बार्कले ने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि वो इंडिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। उसने मुझे एक सुरक्षित रास्ता बताया जिससे मैं अपनी रेजिमेंट को लेकर बिना क्रांतिकारियों से टकराए अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। उसने मुझे एक नक्शा भी दिया। उस पर यकीन करके मैं उसके बताए रास्ते पर निकल गया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वह मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो इस तरह से नैन्सी और अपने बीच का रास्ता साफ कर रहा था। काश मैं उसकी मक्कारी को समय रहते जान पाता। मैं उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। बार्कले के बताए हुए रास्ते पर मुझे पकड़ लिया गया और मुझे बेहद बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। मैंने तरह तरह की यातनाएं भुगती, मैं भूखा रहा। नैन्सी के प्यार की तड़प मुझे बेचैन करती रही।
मैं कैसे भी करके उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं हर वक्त बार्कले को कोसता रहता था। फिर उसके काफी समय बाद मुझे वहां से नेपाल ले जाया गया। वहां कुछ जंगली कबीले के लोगों ने लूटपाट के इरादे से हमारे कैंप पर हमला किया और वो मुझे बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने मेरे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया और मुझे खेती बाड़ी के काम में लगा दिया। इतने लंबे समय तक तरह तरह की यातनाएं सहते हुए मेरा चेहरा बुरी तरह से बदल गया और मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई जो आप देख रहे हैं। एक दिन मौका पाकर मैं किसी तरह से वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मेरे पास कुछ पैसे थे जिनकी मदद से मैं वापस इंग्लैंड आने में सफल हो गया। हालांकि इंग्लैंड मेरी अपनी जगह थी, मगर यहाँ के लोगों ने भी मुझे नहीं अपनाया। जो भी मेरे चेहरे को देखता था, मुझसे घृणा करने लगता था। तब मजबूरन जीवन यापन करने के लिए मैंने जादूगरी का काम करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन राह चलते तुम नैन्सी से टकरा गए। शर्लॉक ने बीच में टोका। हाँ। उसे देखकर मैं थोड़ा भावुक हो उठा था। मैं अभी तक उसको भुला नहीं पाया था। ये नैन्सी का ही प्यार था जिसने मुझे अभी तक इतना नरक भुगतने के बाद भी जिंदा रखा था। नैन्सी ने मुझे बताया कि उसे मेरी मौत की खबर मिली थी और बहुत समय तक मेरा इंतजार करने के बाद ही उसने बार्कले से शादी के लिए हाँ कही थी। तब मैंने नैन्सी को बार्कले की धोखेबाजी की कहानी बताई, जिसे सुनकर उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने नैन्सी को लौट आने के लिए कहा, मगर नैन्सी बोली कि अब चाहे जो भी हो, बार्कले ही उसका पति है और अब 30 साल बाद उसका वापस लौटना नामुमकिन है। ये बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। मैं नैन्सी से नाराज हो गया और नैन्सी वहां से चली गई। मैंने नैन्सी का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गया। मैंने खिड़की से देखा वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तभी अचानक बार्कले ने खिड़की से मुझे देख लिया। मुझे देखते ही उसके होश उड़ गए। उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, और वो गहरे सदमे में चला गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और अचानक से वो गिरा और उसका सिर टेबल के कोने से टकराया। टेबल से टकराते ही उसका सिर फट गया और शायद वो तुरंत ही मर गया। बार्कले की वैसी हालत देखकर नैन्सी घबरा गई और वो भी बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। तो मैं खिड़की से अंदर आया। मैंने देखा कर्नल बार्कले मर चुका था और नैन्सी वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे उस हाल में देखकर मैं भी घबरा गया। मैं ये तक नहीं चेक कर पाया कि वो जिंदा भी है या नहीं। मैंने उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकलना चाहा। मैं दरवाजे के पास गया और दरवाजे की चाबी को घुमाकर दरवाज़ा खोलने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने दरवाजे की दूसरी तरफ नौकरों को चीखते हुए और दरवाजे को थपथपाते हुए सुना। मैंने सोचा अगर इस हाल में मैं बाहर निकला तो सब मुझे ही कातिल समझेंगे। मैंने दरवाजे की चाबी को निकाल लिया और खिड़की से बाहर भागने लगा। मगर खिड़की से बाहर निकलते वक्त मेरी जेब से मेरा पालतू नेवला बाहर निकल आया और खिड़की के पर्दे में चढ़ गया। मैं उसे वहां छोड़कर नहीं जा सकता था। वो मेरी रोजी रोटी का साधन था। वो उस वक्त भी मेरी जेब से निकल भागा था जब मैं खिड़की के पास खड़ा उन दोनों के झगड़े को देख रहा था। मैंने पर्दे में से अपने नेवले को पकड़ा और फिर खिड़की से बाहर भाग गया। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कर्नल बार्कले का कत्ल नहीं किया? हाँ, मैंने उसे नहीं मारा। उसे नैन्सी ने भी नहीं मारा। वो तो अपने आप ही मरा है। उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने खुद ही दे दी। उसका मरना तो सिर्फ एक दुर्घटना है। मैं उस वक्त वही था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पर मैंने उसे नहीं मारा। उसकी बात सुनकर शर्लॉक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोला, हाँ, मैं तो इस सच को पहले से जानता था, क्योंकि मैंने टेबल के कोने में खून लगा हुआ देखा था और टेबल का वो कोना थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी था। ऐसा तभी हो सकता था जब कोई बहुत जोरदार तरीके से उससे आके टकराए या उसका सिर बलपूर्वक बहुत जोर से उस टेबल से टकरा दे। नैन्सी ऐसा नहीं कर सकती थी और कर्नल के मुकाबले तुम्हारे शरीर में भी उतनी जान नहीं थी, क्योंकि तुम बूढ़े भी हो गए हो। मैं बस अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मैं ये सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। इसके बाद शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन उस आदमी के घर से बाहर निकल आए और वहां से सीधा मेजर मर्फी के पास गए और उन्हें सारी दास्तां बताई।
तब मेजर मर्फी ने शर्लॉक होम्स को बताया कि कर्नल बार्कले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल की मौत सिर में चोट लगने की वजह से नहीं हुई, बल्कि कर्नल की मौत डर की वजह से हार्ट अटैक आने से हुई है। ये खबर सुनकर शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन मुस्कुरा दिए। मेजर मर्फी ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। मेजर से इजाज़त लेके शर्लॉक और वॉटसन दोनों वापस लौट गए। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर वॉटसन ने शर्लॉक होम्स से कहा, होम्स, इस केस में एक रहस्य तो अनसुलझा ही रह गया। शायद तुम डेविड के बारे में सोच रहे हो? हाँ, यही सोच रहा था मैं। ये डेविड का क्या रहस्य है? असल में जब नैन्सी अपने पति से बहस कर रही थी, तब बाहर खड़े नौकरों ने नैन्सी के मुंह से डेविड का नाम सुना था। असल में डेविड उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा ना होकर बाइबल का एक पात्र है। बाइबल की एक कहानी में डेविड का ठीक वही रोल है जो कर्नल बार्कले ने नैन्सी और हेनरी की कहानी के बीच निभाया था। नैन्सी बहस करते हुए कर्नल बार्कले की तुलना डेविड से कर रही थी और तभी उन नौकरों ने नैन्सी के मुंह से डेविड शब्द सुना था। कमाल है, डॉक्टर वॉटसन ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है। मुश्किल से मुश्किल केस की इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही एक सवालों के जवाबों पर टिकी होती है। एक सवाल का जवाब ना मिले तो समझो कहीं कुछ गड़बड़ है। छूटे हुए एक सवाल का जवाब भी सही अपराधी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और इसी तरह छूटा हुआ एक भी सवाल जिसका जवाब ना मिला हो, किसी निर्दोष के गले पर फांसी का फंदा डाल सकता है। हाँ, सही कहा तुमने, डॉक्टर वॉटसन ने संतुष्टि से जवाब दिया। उसके बाद दोनों ट्रेन में बैठे और अपने घर की तरफ चल दिए।